हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेयर करंट अफेयर्स में आज हम डिस्कस करेंगे 15 जून के करंट अफेयर्स। कैसे क्या रहेगा सेशन बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। टोटल 22 न्यूज़ को कवर किया गया है, जिनके स्टैटिक पोर्शन इनसे रिलेटेड पिछली न्यूज़ को भी साथ में कवर करते हुए चलेंगे। ये मेनली आपके बैंकिंग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है और आपको इनकी पीडीएफ चाहिए डेली, मंथली, वीकली या फिर एमसीक्यू फॉर्मेट में। किसी प्रकार की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, वहाँ पे आपको अवेलेबल होगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अन्यथा आप सर्च कीजिए एजुकेयर करंट अफेयर्स, आपको वह मिल जाएगा, जहाँ पे मोर देन 3000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट आपको देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ की तरफ, लेकिन आगे न्यूज़ पर बढ़ने से पहले ये एक मेरा स्कोर कार्ड, जिसमें आप देख सकते हैं मेरा हाईएस्ट स्कोर करंट अफेयर्स में रहा है 28.25। और जिन सोर्सेज को मैंने फॉलो किया है, मैं उन्हीं सोर्सेज को फॉलो करके आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आ रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इससे बेस्ट आपको और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। यह ना केवल करंट अफेयर्स है, ये सिर्फ आपके करंट अफेयर्स के नोट्स है, यानी आपको जो इसमें दिया गया है वहीं से क्वेश्चन फ्रेम होगा और इससे शॉर्टेस्ट आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बड़े बड़े सोर्सेज में आप देख सकते हैं बड़े बड़े खूब पेजेस आते हैं, लेकिन आपको सिर्फ 4 से 5 पेजेस में सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। तो देरी किस बात की, बढ़ते हैं आज के फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप क्लासेस नहीं देख रहे, पीडीएफ्स नहीं देख रहे, तो आप एक चूक कर रहे हैं आपके आने वाले बैंकिंग एग्जाम के लिए। तो बढ़ते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो ये है आपकी फर्स्ट न्यूज़। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द हेडक्वार्टर्स ऑफ इन स्पेस एट विच पैलेस। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इन स्पेस की स्थापना, यानी इन स्पेस का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थापित किया, तो हमारा आंसर बनेगा अहमदाबाद। और अहमदाबाद में भी भोपाल एक जगह है, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर लॉन्च किया गया। इससे पहले 2020 में, जून 2020 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका अनाउंसमेंट किया था कि हम इन स्पेस को लॉन्च करेंगे। इन स्पेस एक स्पेस इंडस्ट्री में एक अपेक्स बॉडी है। किसी प्रकार की अगर स्पेस कंपनी को, स्पेस स्टार्टअप को किसी प्रकार की अगर अप्रूवल चाहिए, लाइसेंस वगैरह कुछ भी अगर स्पेस के रिगार्डिंग कुछ चाहिए, तो वो इन स्पेसेस को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और यहीं पे उनको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो याद रखिए, इन स्पेस जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आता है और इसका हेडक्वार्टर रिसेंटली भोपाल अहमदाबाद में इनोग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगली न्यूज, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द फेसलेस रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, इन शॉर्ट आरटीओज। आरटीओ की फुल फॉर्म होती है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसेज। पहले हम क्या करते थे, और हालांकि और भी बाकी राज्यों में करते ही हैं, कि अगर आपको आरटीओ से रिलेटेड, अगर लाइसेंस से रिलेटेड, अगर ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, बाइक के कागजात से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको कुछ भी चाहिए, तो आप आरटीओ ऑफिस विजिट करते हैं। लेकिन अब आपको विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप महाराष्ट्र के हैं, तो आपको आरटीओ विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ये सब फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं। तो याद रखिए, महाराष्ट्र ने फेसलेस रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस लॉन्च किया। ये ऐसा करने वाला पहला तो नहीं बना है, इससे पहले दिल्ली ने भी ऐसा लॉन्च किया है। याद रखिए, दिल्ली ने भी ऐसा लॉन्च किया था। अगली न्यूज है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड स्पेशल हेल्थ केयर कैंपेन अंचल। अंचल हेल्थ केयर कैंपेन किसने लॉन्च किया है, और ये लॉन्च किया गया है प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए। तो आंसर बनेगा राजस्थान। राजस्थान का भी एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है करौली डिस्ट्रिक्ट। करौली डिस्ट्रिक्ट में इसे लॉन्च किया गया है। प्रेग्नेंट वुमेंस में, इस प्रेग्नेंट वुमेंस को जो न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट से रिलेटेड फैसिलिटीज़ या फिर हेल्थ केयर या हेल्थ चेकअप्स टाइमली, और कुल मिलाकर वह सब सुविधाएं दी जाएगी प्रेग्नेंट वुमेंस को, जिससे कि जो मोर्टेलिटी रेट है वह कम हो सके। इसी के रिगार्डिंग ये अंचल स्कीम लॉन्च की गई है राजस्थान के द्वारा, याद रखिए। अगली न्यूज है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली फॉर्म्ड ए पैनल टू फ्रेम स्टैच्यू टू बैन ऑनलाइन रमी। ऑनलाइन रमी को बैन करने के लिए किस स्टेट ने रिसेंटली एक कमेटी का गठन किया है, एक पैनल का गठन किया है, तो आंसर बनेगा तमिलनाडु। तमिलनाडु ऑनलाइन रमी को बैन करने के लिए पहले भी काफ़ी एफर्ट कर चुका है और अभी भी नए एफर्ट्स ला रहा है। अभी रिसेंटली इन्होंने एक कमेटी का गठन किया है और कमेटी को हेड करेंगे चांदूरू, और चांदूरू मद्रास हाई कोर्ट के रिटायर्ड हाई कोर्ट जज है और ये इस कमेटी को हेड करेंगे। याद रखिए, ऑनलाइन रमी को बैन करने के लिए तमिलनाडु ने कमेटी का गठन किया है जिसका नाम है चांदूरू कमेटी, याद रखिए। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है, यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द इंक्रीज इन द मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस एमएसपी फॉर विच क्रॉप फॉर मार्केटिंग सीजन 2022-2023। मार्केटिंग सीजन या फिर हम कह सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस को इंक्रीज किया गया है खरीफ कॉर्प के लिए।
तो खरीफ क्रॉप्स में जितनी भी क्रॉप्स आती हैं उनकी रेट्स बढ़ा दी गई है। वो रेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनती कि किस किस क्रॉप में क्या रेट हुई है, लेकिन आप याद रखिए कि एक नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस क्रॉप में रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूवल दी है इंक्रीज करने के लिए एमएसपी में। तो आंसर बनेगा खरीफ क्रॉप में। अगली न्यूज है, बाई विच ईयर ऑल हाइपर सेंसिटिव एयरपोर्ट्स नीड टू बी इंस्टॉल PIDS सिस्टम। रिसेंटली PID सिस्टम लॉन्च किया गया और PID सिस्टम को आने वाली दिसंबर 2023 तक सभी हाइपर सेंसिटिव एयरपोर्ट्स में इंस्टॉल करना अनिवार्य हो गया है। PID सिस्टम होता क्या है? PIDS की फुल फॉर्म होती है पेरीमीटर इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम। ये एक प्रकार का सिस्टम होता है जिसे किसी प्रकार की अगर एक्टिविटी होती है एयरपोर्ट की बाउंड्री के अंदर अंदर जो कि एक सिक्योरिटी को थ्रेट कर सकता है, तो उसका अलार्म दे देगा द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी को। तो ये वह बॉडी है जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है एयरपोर्ट्स को। तो इसको ये इन्फॉर्मेशन सूचना मिल जाएगी कि एयरपोर्ट में कुछ ना कुछ सिक्योरिटी का थ्रेट होने वाला है, तो PID सिस्टम के तहत और ये सब ताकि एक्शन ले सके। तो याद रखिए PID सिस्टम रिसेंटली लॉन्च किया गया और हाइपर सेंसिटिव एयरपोर्ट्स में, यानी जो बिल्कुल बिजी एयरपोर्ट्स होते हैं उनको बोला जाता है हाइपर सेंसिटिव एयरपोर्ट्स, उन्हीं में इंस्टॉल किए जाने की डेडलाइन जारी की गई है द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के द्वारा। याद रखिए। और रिसेंटली द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी रिसेंटली न्यूज़ में था क्योंकि इसके नए डायरेक्टर अपॉइंट किए गए जिनका नाम है जुल्फ़िकार हसन। तो इनका नाम याद रखिए, जुल्फ़िकार हसन। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है, स्पाइसेस बोर्ड साइन एन MOU विथ विच ई-कॉमर्स कंपनी टू एनेबल मार्केट एक्सेस टू फार्मर्स। जो स्पाइस सेक्टर के फार्मर्स है उन लोगों को भी मार्केट एक्सेस मिल सके नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर। इसी के रिगार्डिंग स्पाइस बोर्ड ने रिसेंटली फ्लिपकार्ट के साथ MOU साइन किया है। और फ्लिपकार्ट पर अपना मार्केट को बढ़ा सकते हैं, अपने स्पाइसेस सेल कर सकते हैं फार्मर्स ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो याद रखिए। और स्पाइस बोर्ड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आते हैं, जिसे हेड किया जाता है पीयूष गोयल के द्वारा, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत ही आता है स्पाइस बोर्ड, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? कोची, केरला में इसका हेडक्वार्टर है। और रिसेंटली 2021 की रिपोर्ट के अनुसार स्पाइसेस इंडिया में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में प्रोड्यूस किया गया। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्पाइसेस प्रोड्यूस की गई। अगली न्यूज है, विच इंडियन स्टैट्यूटरी बॉडी हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड CISS एप्लीकेशन। CISS एप्लीकेशन जो बच्चों को ऑनलाइन ट्रैक करने का काम करेगी। इससे क्या होगा? साइबर क्राइम जैसी एक्टिविटीज़ या बच्चों से रिलेटेड ऑनलाइन जो भी उनके साथ गलत एक्टिविटीज़ होती है उन चीज़ों को रोकने के लिए ये लॉन्च किए गए CISS, जिसकी फुल फॉर्म होती है चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशंस। चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन ये एप्लीकेशन लॉन्च की गई है जो कि बच्चों को रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा और उन्हें केयर, उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। तो इसी के लिए लॉन्च किया गया CISS एप्लीकेशन। और इसे लॉन्च किसने किया है? द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, जो बच्चों के चाइल्ड राइट के लिए काम करती है। और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत। और इसी ने CISS एप्लीकेशन लॉन्च की है। याद रखिए CISS एप्लीकेशन NCPCR के द्वारा लॉन्च किया गया। अगली न्यूज है, रिसेंटली वेयर द सेकेंड अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग वॉज ऑर्गेनाइज। रिसेंटली यानी ये अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज हुई और इसमें जिस डिस्ट्रिक्ट ने स्किल डेवलपमेंट में जितनी प्रोग्रेस की है उसके हिसाब से अवार्ड दिए गए। टोटल 30 डिस्ट्रिक्ट्स को इसमें इंक्लूड किया गया, यानी 30 डिस्ट्रिक्ट्स को, यानी काफ़ी इंक्लूड हुई थी लेकिन 30 डिस्ट्रिक्ट्स को इसमें अवार्ड दिया गया। और इसमें टॉप किया है राजकोट ने, जो कि गुजरात का एक शहर है। सेकेंड नंबर पर छच्चर जो कि आसाम का एक शहर है और थर्ड नंबर पर सतारा जो कि महाराष्ट्र का एक शहर है। तो 3 नाम याद रखिए जिसमें टॉप किया है राजकोट ने। और ये अवार्ड कितने जिलों को दिया गया? 30 जिलों को दिया गया है। और ये अवार्ड सेरेमनी होस्ट हुई थी न्यू दिल्ली में। कहाँ पर हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी। और न्यू दिल्ली में भी किस जगह? डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में यह होस्ट हुई थी, याद रखिए। अगली न्यूज है, विच टेलीकॉम कंपनी लॉन्च्ड 4G वॉइस एंड डेटा सर्विसेज। 4G, अभी 5G की बातें चल रही, अभी तक 4G इंस्टॉल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। एट द स्पेंगमिक विलेज नियर पेंगोंग लेक इन लद्दाख। पेंगोंग लेक जो कि इंडिया और चाइना का एक डिस्प्यूटेड लेक है, यहीं पर 4G वॉइस एंड डेटा सर्विसेज लॉन्च की गई रिलायंस जियो के द्वारा। हम 5G की ओर जा रहे हैं लेकिन अभी भी भारत के कई ऐसी जगह है जहाँ पे 4G सुविधाएं भी अभी तक अवेलेबल नहीं हैं। अब उनमें से एक गांव है स्पेंगमिंग गांव और यहीं पे रिसेंटली 4G सर्विसेज लॉन्च की गई है रिलायंस जियो के द्वारा। अगली न्यूज़ है, रिसेंटली निर्मला सीतारमन हैज़ लॉन्च्ड विच एडिशन ऑफ एनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस इन शॉर्ट ईज का कौन सा वर्जन लॉन्च किया गया?
फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। तो इसका वर्जन 5th लॉन्च किया गया है रिसेंटली। ईज लॉन्च किया गया था बैंकिंग सेक्टर्स में रिफॉर्म्स लाने के लिए, न्यू जनरेशन की जो टेक्नोलॉजीज़ है उनको इंक्लूड करने के लिए ईज को लॉन्च किया गया था, जिसकी फुल फॉर्म है अनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस, जिसका रिसेंटली 5th वर्जन लॉन्च किया गया। इस 5th वर्जन में क्या इंक्लूड किया जाएगा? इस 5th वर्जन में बैंकिंग सेक्टर में जो स्मॉल एंटरप्राइजेज और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उन्हें इंक्लूड करना है। न केवल इनको बैंकिंग इंक्लूजन में लाना है बल्कि इनको डिजिटल इंक्लूजन में भी लाना है, यानी डिजिटली अवेयरनेस बढ़ानी है या इनको इंक्लूड करना है। तो ओवरऑल स्मॉल एंटरप्राइजेज और एग्रीकल्चर पर इनका फोकस रहेगा, इनको बैंकिंग में लाना। तो याद रखिए अनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विसेज एक्सीलेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं बल्कि फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी निर्मला सीतारमन के द्वारा हेड की जाने वाली मिनिस्ट्री इसके द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका ये 5th एडिशन था, याद रखिए। और ये जो 5th वर्जन है ये फिजिकल ईयर फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए है। 2023 में ये चीज़ फोकस की जाएगी स्मॉल एंटरप्राइजेज पर और एग्रीकल्चर पर, तो ये चीज़ आप याद रखिए। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विथ जेस्ट मनी टू एक्सपांड कार्डलेस EMI फैसिलिटी। EMI फैसिलिटी EMI आप तो पेमेंट करते ही हैं, लेकिन आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से EMI पेमेंट करते हैं, लेकिन जो पेमेंट प्रोवाइड करवाने वाली जो कंपनी है EMI जो कि जेस्ट मनी है, ये जेस्ट मनी EMI जैसी इंस्टॉलमेंट्स का पेमेंट करवाने पर को हैंडल करती है। तो इसने एक रिसेंटली कार्डलेस EMI सिस्टम लॉन्च किया, यानी आपको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है इसके लिए, और ये लॉन्च किया ICICI बैंक के साथ मिलकर। तो ICICI बैंक और जेस्ट मनी मिलकर कार्डलेस EMI को लॉन्च किया है। तो याद रखिए दोनों का नाम। ICICI की स्थापना 1994 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगली न्यूज़ है फिनो पेमेंट बैंक पार्टनर्ड विथ विच इंश्योरेंस कंपनी फॉर शॉप इंश्योरेंस पॉलिसी। शॉप इंश्योरेंस पॉलिसी रिसेंटली लॉन्च की गई और ये लॉन्च की गई गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड और फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा मिलकर। इसका पर्पज़ है जो भी स्मॉल बिजनेसेस है, स्मॉल शॉप्स है, उन लोगों को इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करवाना इन द केस ऑफ अर्थक्वेक्स, फायर, फ्लड्स और मैनी मोर थिंग्स। इन चीज़ों में जो नुकसान होता है उनकी भरपाई करने के लिए उनके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की गई, जिसका अलग अलग प्रीमियम के हिसाब से अलग अलग इनका पॉलिसी अमाउंट है। तो याद रखिए कि शॉप इंश्योरेंस पॉलिसी रिसेंटली फिनो स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मिलकर गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है, इतना आप याद रखिए। अगली न्यूज़ है एथर एनर्जी पार्टनर्स विथ विच बैंक फॉर व्हीकल फाइनेंसिंग। एथर एनर्जी जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने का काम करती है और रिसेंटली हमने एथर एनर्जी को देखा कि ये जो गुजरात टाइटन जो IPL की नई टीम है इसको अभी इसने स्पॉन्सर किया था। अब एथर एनर्जी ने अपनी व्हीकल्स जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनको फाइनेंस करने के लिए SBI के साथ MOU साइन किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है इसी के साथ इन्होंने MOU साइन किया है। अब ये योनो एप्लीकेशन जो कि SBI का एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन पर फाइनेंसिंग सुविधा प्रोवाइड करवाएगा टू द यूजर्स ऑफ एथर एनर्जी। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है इंडिया एक्सपांड्स $55 मिलियन क्रेडिट लाइन फॉर फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स टू विच कंट्री। ये वही कंट्री है जिसे रिसेंटली $500 मिलियन का जो लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया था फॉर द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड मेडिसिन्स। अब रिसेंटली 55 मिलियन क्रेडिट लाइन और बढ़ा दी गई है और वह देश है श्रीलंका। श्रीलंका में फर्टिलाइजर क्राइसिस काफ़ी चल रही है, ना केवल फर्टिलाइजर बल्कि जो इमरजेंसी मेडिसिन से उनकी भी काफ़ी शॉर्टेज चल रही है, पेट्रोलियम की शॉर्टेज चल रही है, काफ़ी दिक्कत चल रही है श्रीलंका में। अब इसी के को देखते हुए इंडिया ने 55 मिलियन क्रेडिट लाइंस अप्रूव की है टू इंपोर्ट फर्टिलाइजर। कौन सा फर्टिलाइजर? यूरिया फर्टिलाइजर। यूरिया का नाम याद रखिए, यूरिया फर्टिलाइजर के लिए इन्होंने MOU साइन किया। MOU साइन किया गया था जो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर है रेनिल विक्रमसिंघे इनके द्वारा और इंडिया के हाई कमिश्नर टू द श्रीलंका गोपाल बगले। तो गोपाल बगले का नाम याद रखिए, श्रीलंका में इंडिया के जो हाई कमिश्नर है उनका नाम है गोपाल बगले। इन्होंने ही श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर के साथ MOU साइन किया है और इंडिया की तरफ से जिस बैंक ने साइन किया उसका नाम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक RBI की वन ऑफ द सब्सिडरी है और इसी के द्वारा MOU साइन किया गया है जो कि बाहर के देशों को लाइन ऑफ क्रेडिट, लोन्स, ये चीज़ें प्रोवाइड करने का काम करता है। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है फिच रेटिंग ने भारत की जो GDP ग्रोथ है फाइनेंशियल ईयर 2023 इसको रिड्यूस कर दिया गया है
पहले 8.5% इन्होंने फोरकास्ट किया था, अब इन्होंने नई फोरकास्ट रिलीज़ की है 7.8%। ना केवल फिच रेटिंग ने बल्कि रिसेंटली हमने देखा कि वर्ल्ड बैंक ने भी अपनी फोरकास्ट 7.5 कम कर दी है, रिजर्व बैंक ने 7.2 रखी है, IMF ने भी कम की है 8.2, 7.5 ADB, SBI 7.5, ये तीनों ने तो सेम एक ही फोरकास्ट किए, तो आप एक ही जगह याद कर लीजिए ADB, SBI एंड वर्ल्ड बैंक। फिर बाकी ये क्रम में है, घटते हुए क्रम में सबसे हाईएस्ट मूडीज़ ने फोरकास्ट की है। अगली न्यूज़ है, विच कंट्रीज आर द न्यू नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होस्ट हुई और उसी के दौरान 5 कंट्रीज़ को नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में इंक्लूड किया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, बल्कि इसमें होते हैं 10 नॉन परमानेंट मेंबर बल्कि और 5 परमानेंट मेंबर, यानी ओवरऑल टोटल 15 मेंबर होते हैं। रिसेंटली 5 नॉन परमानेंट कंट्रीज़ का 2 साल का टेन्योर कंप्लीट होने जा रहा है इन दिसंबर 2022, और दिसंबर 2022 में इंडिया, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको एंड नॉर्वे का टर्नओवर खत्म होने जा रहा है। अब उसके बाद कौन सी कंट्रीज़ की नॉन परमानेंट मेंबर रहेगी, ये अभी से अनाउंस कर दिया गया है, जिनमें से कंट्री है एक तो इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोज़ेम्बिक और स्विट्ज़रलैंड। तो इन कंट्रीज़ का नाम याद रखिए, इन 5 कंट्रीज़ का ये नॉन परमानेंट मेंबर बनने जा रही है UN काउंसिल की, और इसमें रिटायर्ड हो रहे हैं इंडिया, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे। अगली न्यूज़ है, रिसेंटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अडॉप्टेड ए रेजोल्यूशन ऑन मल्टीलिंगुअलिज्म एंड अडॉप्टेड हाउ मेनी नॉन ऑफिशियल लैंग्वेजेस। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, अब आप बताइए UN में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती है, तो आंसर बनेगा 6 ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। नॉन ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी इंक्लूड कर दी जा चुकी है, तो आंसर बनेगा 6। अब तक 6 नॉन ऑफिशियल लैंग्वेज हो चुकी है, जिसमें पहले पोर्तुगीज़ थी, किस्वाहिली थी और पर्शियन थी 3। अब रिसेंटली 3 ऐड कर दी गई, हिंदी सबसे इंपॉर्टेंट बनेगा, हिंदी को रिसेंटली UN में अडॉप्ट कर दिया गया है। इसी के लिए इंडिया ने एक मिशन भी लॉन्च किया था, हिंदी एट UN, जो कि 2018 में इसे लॉन्च किया गया था, 2018 में इसे लॉन्च किया गया था हिंदी एट UN। अब इसकी कुछ सक्सेस हमें देखने को मिली है, यूनाइटेड नेशन ने रिसेंटली इसे अप्रूव कर दिया गया है, यानी अब यूनाइटेड नेशन जो भी रिलीज़ करेगा कुछ भी नोटिफिकेशन, कुछ भी, तो वह हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज़ करेगा। ना केवल हिंदी बल्कि बांग्ला और उर्दू को भी हिंदी के साथ में इंक्लूड किया, यानी 3 लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया गया है रिसेंटली। तो याद रखिए, हिंदी, बांग्ला और उर्दू, और परमानेंट 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। अगली न्यूज़ है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली रिलीज द वर्ल्ड्स मोस्ट डिटेल्ड डेट मैप ऑन द मून का एक डिटेल्ड मैप रिलीज़ किया गया है। डेट, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है जो भी स्पेस एजेंसीज़ है उनको सुविधा होगी ये देखने में कि अपना लूनर को कहाँ पर लैंड किया जाए मून पर। तो ये सारी चीज़ें और भी कई फ़ायदे हैं इस मैप के। तो ये मैप रिलीज़ किया गया है चाइना के द्वारा, चाइना का नाम याद रखिए, चाइना के द्वारा ये मैप रिलीज़ किया गया है। और इसका रेजोल्यूशन याद रख लीजिए 1:25 लाख, 1:25 लाख इसका रेजोल्यूशन है, और इसे रिलीज़ किया गया है साइंटिफिक बुलेटिन के द्वारा। और साइंटिफिक बुलेटिन चाइना की ऑर्गेनाइजेशन है, इसी के द्वारा ये रिलीज़ किया गया ये मैप। इन शॉर्ट आप याद रख लीजिए, चाइना ने ये मैप रिलीज़ किया है। चाइना का एक मिशन है चेंगे प्रोजेक्ट, और चेंगे प्रोजेक्ट के तहत ही चाइना ने ये मैप बनाया है। चेंगे प्रोजेक्ट किसका प्रोजेक्ट है? तो याद रखिए चाइना का प्रोजेक्ट है। अगली न्यूज है, विच स्पेस एजेंसी विल लॉन्च इट्स वीनस मिशन दा विंची इन 2029। 2029 में दा विंची प्रोजेक्ट मिशन लॉन्च किया जाएगा, जो कि वीनस के लिए लॉन्च किया जाना है। और वीनस को इंडिया का दूसरा जुड़वा भाई भी कहा जाता है, यानी ट्विंस कहा जाता है, क्योंकि वीनस की जो साइज सिमिलिटी है वह अर्थ से मिलती है, और भी काफ़ी सिमिलिटीज़ है जो वीनस के अर्थ से मिलती है। इसी को देखते हुए नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इन शॉर्ट नासा, ने वीनस मिशन दा विंची लॉन्च किया है, जिसे जून 2029 में लॉन्च किया जाएगा। लेकिन ये वीनस के एटमॉस्फेयर में 1 साल बाद जाकर पहुंचेगा इन द जून 2031। तो याद रखिए, दा विंची प्रोजेक्ट, दा विंची जो मिशन है वह नासा का मिशन है। अगली न्यूज है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल एंड असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन जिसे हेड किया जाता है, यानी जिसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। अब इनके नए सेक्रेटरी के ने अपना अपॉइंट किया गया है, फीमेल है रबाब फातिमा। रबाब फातिमा कौन है? ये बांग्लादेश की
परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन में, यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है। और जैसे इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव TS त्रिमूर्ति है, वैसे ही बांग्लादेश के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन रबाब फातिमा है। अब रबाब फातिमा न केवल परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बल्कि असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल भी बन चुके हैं, यानी एंटोनियो गुटरेस की सेक्रेटरी बन गई है। तो इनका नाम आप याद रखिए। दूसरा इंपॉर्टेंट नाम आप याद रखिए, अमनपाल सिंह गिल। अमनपाल सिंह गिल को रिसेंटली यूनाइटेड नेशन में इनवॉय ऑन टेक्नोलॉजी अपॉइंट किया गया है। इनवॉय ऑन टेक्नोलॉजी एक डिपार्टमेंट है जो कि यूएन का है, और इसके नए जो हेड है वह बन गए अमनदीप सिंह गिल। इनका नाम आप याद रखिए। ये सीनियर इंडियन डिप्लोमेट है इंडिया के। यूनाइटेड नेशन की बात करें, 193 कंट्रीज़ की मेंबर है, न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर। 189 वर्ल्ड बैंक, 190 IMF और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 190, 194 और 193 यूनाइटेड नेशंस। अगली और लास्ट न्यूज़ है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियाज फर्स्ट ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद इन नॉर्वे चेस 2022। रिसेंटली नॉर्वे चेस 2022 गेम होस्ट हुए नॉर्वे में, और रिसेंटली ये कंप्लीट भी हुए और इसमें टॉप किया, यानी इसकी जो पॉइंट्स रैंकिंग होती है, पॉइंट्स के हिसाब से इनकी रैंकिंग बताई गई, जिसमें टॉप किया है मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन खुद नॉर्वे से आते हैं और इन्होंने ही इसे जीता है। मैग्नस कार्लसन जो कि प्रेजेंट में वर्ल्ड चैम्पियन है, और यानी हाईएस्ट वर्ल्ड चैम्पियन जो नंबर ऑफ टाइम्स रहे हैं वह मैग्नस कार्लसन रहे हैं। और विश्वनाथ आनंद एक बार रह चुके हैं, और वह एक बार जब भी रहे थे तब इंडिया के पहले वर्ल्ड चैम्पियन बने थे, और न केवल पहले वर्ल्ड चैम्पियन बल्कि पहले ग्रैंड मास्टर भी बने थे। तो इनका नाम याद रखिए। और इनकी रैंकिंग कितनी रही इस लिस्ट में? थर्ड। फर्स्ट नंबर पर मैग्नस कार्लसन, सेकंड आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, थर्ड नंबर पर रहे हैं विश्वनाथ आनंद। और ये नॉर्वे चेस जिसका 10th एडिशन था। तो ये था आज का ओवरऑल सेशन 15 जून का। कैसा लगा सेशन कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में 16 जून की में। तब तक के लिए गुड बाय।